हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल तुम लोग के? कैसे हो तुम लोग? तुम लोग की भारी डिमांड पे आज मैंने बनाया है ऑल अबाउट आईएटी। आईएटी एग्जाम के बारे में, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में मैंने आज कंप्लीट वीडियो बनाया है। एकदम कंप्लीट डिटेल बताऊंगा ताकि तुमको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का ना हो। ठीक है, तो आओ इस एग्जाम को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। पहली बात तो ये कि ये एक यूनिक है। यूनिकनेस क्या है? देखो, जहाँ पे तुम लोग बीटेक करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, दैट इज गुड थिंग, ओके। बट ये जो है ना, ये आईएटी, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस इज नॉट फॉर बीटेक। एक आध कोर्स मिल जाता है बट बीटेक नहीं। बेसिकली अगर ये तुम्हारे सब्जेक्ट का, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, सर कौन कौन सा सब्जेक्ट, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है पीसीएम, पीसीएम और बी भी, ठीक है ना, पीसीएम बी, अगर तुम्हें इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तुम इन सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना चाहते हो, उस सब्जेक्ट का कोर नॉलेज लेना चाहते हो, उसके लिए ये बेस्ट है। मतलब बेसिकली ये कोई बीटेक करने की डिग्री नहीं है, ये कोई, इससे तुमको बीटेक कॉलेज नहीं मिलने वाला है। इससे तुम क्या करोगे? तुम रिसर्च कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? रिसर्च कर सकते हो तुम, ठीक है, रिसर्च कर सकते हो। तो इससे तुम जूनियर इंजीनियर, जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हो उस सब्जेक्ट पे और हायर एजुकेशन ले सकते हो। ये पूरा सीन है। ये है तुम्हारा आईएटी एग्जामिनेशन। सब कुछ बताएंगे इसके बारे में एकदम पूरा डिटेल में, मजा आ जाएगा तुमको, हर चीज़ समझ में आएगा, ध्यान सुनना। अच्छा, तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेंगे, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है इसके लिए, ज़्यादा बुढ़े तो नहीं हो चुके तुम लोग। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे एप्लीकेशन भरना है और फॉर्म फिलअप कैसे करना है, एग्जाम का पैटर्न जो कि बहुत ज़रूरी है कि सर क्या है, कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, और इसका सिलेबस क्या है ना। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ आईआईटी इज आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। सब कुछ जानेंगे इसके बारे में बढ़िया से, समझ गए, माइंडसेट बना लो। तो सबसे पहली बात ये कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। द थिंग इज कि इसकी बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, मतलब सर कौन सी बॉडी को इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है? तो दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आइजर। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? आइजर। मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिंग बॉडी, दिस इज आइजर। ये है किस लिए? ये है तुम्हारे पास रिसर्च कराने के लिए, क्योंकि देखो भाई, रिसर्च ही फ्यूचर है। क्या फ्यूचर है सर? रिसर्च। क्यों सर? चाइना इतना आगे हमसे क्यों है? क्योंकि वो आर&डी करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे कंट्री में भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रही है, तो रिसर्चर बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रिसर्च करने के लिए है। एग्जाम सर साल में कितने बार होता है? जेई की तरह 2 बार करना, एक बार होता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है पूरे ईयर में, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम एक बार होता है। और इस बार जो एग्जाम होने वाला है 25 मई को है। कब है एग्जाम सर? 25 मई को है। बताएंगे, सब इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताएंगे। 25 मई को इस बार एग्जाम है, ठीक है सर। अच्छा, कितने बच्चे ऑलमोस्ट सेलेक्ट होते हैं? तो इट इज़ अराउंड 50,000 टू 2 लाख कैंडिडेट्स जो होते हैं इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन, मैं सेलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करूँ कि कितने बच्चे इस एग्ज़ाम को अपीयर करते हैं। तो इतने बच्चे एग्ज़ाम को अपीयर करते देखते हो। इसके बारे में लोगों को नॉलेज कम है। सिर्फ बीटेक के पीछे भागना नहीं, वी हैव टू रिसर्च। सो हमें अगर अपने देश में रिसर्च करना है, साइंटिस्ट बनना है, बहुत ही कोर नॉलेज लेना है, हम लोग को पेटेंट करवाना है ताकि चीज़ें अच्छी हो, तो उसके लिए भैया यही सब है। तो देखो कितना कम नॉलेज है। जहाँ पे बीटेक के लिए लोग भरते हैं, 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे ये 2 लाख भी नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना। और इसके लिए एग्जाम क्या है सर? ओनली एक एग्जाम है, आइजर एप्टीट्यूड। इसके अलावा पहले जेई एडवांस भी आ सकता और KVPY था, पहले था, अब नहीं है, ठीक है। जेई एडवांस भी अब नहीं है। 2024 के बाद से ये दोनों एग्जाम इरेलेवेंट हो चुका है। ये तो एग्जाम बंद ही हो चुका है, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो जेई एडवांस के थ्रू भी तुम सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर तुम इंडिया में हो तो हाँ, अगर तुम बाहर के हो, अगर तुम एक विदेशी हो और तुम चाहते हो कि हम पढ़ें, इस कॉलेज में पढ़ें, आइजर में पढ़ें, तो तुम जेई एडवांस ही एक रास्ता है जिसके थ्रू तुम आ सकते हो। बट तुम थोड़ी ना एनआरआई हो, ठीक है ना, तुम तो इंडियन हो। बाहर के अगर कोई हो तो फिर पढ़ सकते हो, जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए। बट अगर तुम इंडियन हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक एग्जाम है इसके लिए, आईआईटी का एग्जामिनेशन। तो आओ इसको और अच्छा समझते हैं।
मार्च कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको हमको समझना पड़ेगा। दैट डेट इज सबसे पहले कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो इट इज 10th मार्च, मतलब एप्लीकेशन इसका आ चुका है, तुम लोग बिल्कुल इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल तुम लोग एलिजिबल हो। और कब तक सर फॉर्म भर सकते हैं हम, इसका लास्ट डेट क्या है, तो 15 अप्रैल, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका फॉर्म फिल करने का जो इसका डेट है वो है तुम्हारा 10th मार्च टू 15th अप्रैल, ठीक है। ये है फॉर्म फिलअप का डेट, ये डेट है फॉर्म फिलअप का, फॉर्म फिल कर सकते हो, मस्त एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो 15th में है जहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, कब एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, 15th मई को। अच्छा ठीक है सर। अच्छा अगर तुमने एडमिट कार्ड को भरने में कुछ मिस्टेक कर दिया, वैसे करना मत, बट अगर तुमने कर दिया है, अब इंसान तो हो नहीं, तुम गलती करवे करोगे, तो उसके लिए ऊपर विंडो कब खुलेगा करेक्शन को सही करने के लिए, तो जो मिस्टेक में सही, जो भी मिस्टेक किया उसको करेक्ट करने के लिए 21 एंड 22 अप्रैल 2 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें सही कर लेना जो भी गलतियां हुई होंगी, जो भी तुमसे गलतियां हुई, जो भी तुमसे पाप हुए हैं, तुम 21 और 22 अप्रैल को उस पाप को धो सकते हो। अच्छा एग्जाम सर कब होगा, मैंने तुमको बता दिया ऑलरेडी, एग्जाम होगा 25 मई को 2025, हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्जाम का डेट है। और मतलब रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट इसका अप्रॉक्सीमेट जून में आ जाएगा, ऐसा हमारा प्रिडिक्शन है, मतलब ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक है ना। अच्छा वही जून में ही फाइनल आंसर की भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा जून में, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेरेशन भी जून में, तो ये सब कुछ जून में होने वाला है, मेम एग्जाम तो जून में सब हो जाएगा। जून में तुम्हारा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट, सॉरी जुलाई में बस एक चीज़ होगा तुम्हारा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर पास हो गए तो अच्छा रैंक आया तो, अभी सर उसके पास कैसे होंगे, फेल कैसे होंगे, बता रहे टेंशन नहीं लेने का। अच्छा अब पहली बात ये कि जो IIT एग्जाम है इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, ज़्यादा बूढ़े तो नहीं होगा तुम लोग, एलिजिबल हो भी कि नहीं तुम इसके लिए, तो आओ देखते हैं। पहली बात ये कि तुम्हारी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, सर नेशनैलिटी इंडियन, वी आर इंडियंस, चाहे तुम इंडियन हो ऑफकोर्स इंडिया, या तुम OCI, ठीक है ना, ओवरसीज इंडियन हो, उस कंडीशन में भी तुमको IIT एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। जो तुम्हारा मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट रहेगा वो रहेगा 60% का, कहाँ पे सर 60% का तुमको PCMB, इसमें तुम्हारा कितना आना चाहिए, 60% कम से कम आया होना चाहिए फॉर जनरल्स। बाकी सब के लिए मतलब जनरल मतलब और बाकी सब के लिए जो है जैसे तुम समझाता हूँ मैं, देखो जो भी जनरल है, ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, OBC है, अदर बैकवर्ड कास्ट, इन सब के लिए कितना है सर 60%। बाकी जो SC ST है, ठीक है, और ये तुम्हारा PWD, इन सब के लिए 55% होना चाहिए मिनिमम मार्क्स, बात समझ गए, PCMB में, ठीक है ना। अच्छा सर मतलब इतना तुम्हारा परसेंटेज होना चाहिए ही चाहिए, तब तुम इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात, तीसरी चीज़ ये कि क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम तुम्हारा रहने ऑफकोर्स रहेगा, और इसमें तुम फर्स्ट ड्रॉपर, सेकेंड ड्रॉपर, 2 ड्रॉपर अलाउ है, सेकेंड ड्रॉपर तक इसमें अलाउ है, थर्ड ड्रॉपर अलाउ नहीं है। तो मतलब तुम साल 23 में अगर तुमने 12th किया है तो भी तुम एग्जाम 2025 वाला दे सकते हो, ठीक है ना। और एज लिमिट देखो, एज लिमिट इसमें जितना दिया है ना, तुमको एज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतने बूढ़े तो हो नहीं तुम लोग, मतलब ये 2000 बॉर्न बोला है, मतलब 1 अक्टूबर 2000, इसके बाद तो भाई सब लोग पैदा हुआ है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो इसके बाद जो लोग पैदा हुआ, ऑफकोर्स तुम में से कोई भी इससे पहले जन्म नहीं लिया होगा, अगर ली हो तो 12th में भाई ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो एज लिमिट का कोई तुम्हारा टेंशन नहीं है, टेंशन सिर्फ इतना है कि हाँ ये साल देख लो, और 60% मार्क्स भाई थोड़ा पढ़ लिखे, भाई पढ़े लिखे लोग चाहिए इसके लिए, है ना, तो ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये जो आइजर का एग्ज़ाम है ये ना, इसके जो भी एडमिशन होते हैं इसके लिए जो पूरा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है वो तुमको समझना है, वो समझो। सबसे पहले एग्ज़ाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, अच्छा मार्क्स आ गया, ठीक है, अच्छा रैंक आ गया, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी तुम क्या करोगे, आप उसके वेबसाइट को विजिट करोगे, वहाँ पे अपना पूरा पर्सनल डिटेल्स डालोगे, उसके बाद तुम्हें वहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है, उसके बाद वही OTP मिलेगा, QR कोड जनरेट होगा, यही सब होगा वहाँ पे। अच्छा उसके बाद तुम्हें वहाँ पे लॉगिन करोगे, फिर पूरा पर्सनल एकेडमिक पूरा वहाँ पे डिटेल तुमको डालना पड़ेगा, और उस डॉक्यूमेंट को और पेमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, बात समझ गए। ये एडमिशन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अच्छा अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है, जो भी जनरल वाले लोग हैं, फॉर जनरल्स
जो जनरल हैं उनके लिए फ़ी है, उनके लिए कौन माफ़ी नहीं है, उनके लिए फ़ी है 2000 रुपीज़। ठीक है सर। जो भी सॉरी नॉट ओनली जनरल्स, जनरल ओबीसी हो गए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गया, ठीक है, इन सब के लिए फ़ी इज़ 2000 रुपीज़। SC ST PWD है ना, कश्मीरी माइग्रेंट्स, इन सब के लिए फ़ी है 1000 रुपीज़। ठीक है, तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और हाँ, इसकी बात मैं कर रहा था कि जो इंडियंस नहीं है फिर भी यहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, वाह भाई वाह, गर्व की बात है हमारे लिए। अगर जो इंडियंस नहीं है वो यहाँ पे आके पढ़ाई करेगा, अच्छा बात है। तो वो देगा मस्त 12,000 रुपया, 12,000 रुपीज़। भैया तुम विदेशी हो, हाँ महंगा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा इंडिया, ठीक है, इंडिया को सस्ते में लिया क्या, चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर, इसके बाद कुछ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम में सर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, मतलब क्या कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, बात सुनो। जो तुम्हारे टोटल क्वेश्चन होंगे दैट इज, टोटल क्वेश्चन में कितने होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे टोटल। कितने क्वेश्चन होंगे सर, 60 क्वेश्चन। कितने हैं, 60। अच्छा, 60 क्वेश्चन के बाद और क्या होगा सर, और ये होगा कि हर सब्जेक्ट से, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, सबसे आएगा 15 क्वेश्चंस। ठीक है, 15 क्वेश्चन सबसे आएंगे, और हर क्वेश्चन को करेक्ट करने पे, अगर तुमने उसको करेक्ट किया तो तुमको मिलेगा +4। अगर इनकरेक्ट किया, अगर तुमने क्या किया, अगर इनकरेक्ट किया तो तुम्हें मिलेगा -1। अगर तुमने उसको अनआंसर छोड़ दिया तो तुमको मिलेगा 0। अनआंसर्ड पे क्या मिलेगा, अनआंसर्ड पे तुम्हें मिलेगा लड्डू। ठीक है सर, हाँ जी। मोड ऑफ कोर्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये तो आजकल हर जगह हो रहा है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, और यहाँ पे MCQ पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है सर। लैंग्वेज, हाँ ये मैटर करता है, इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा दोनों है, मातृभाषा का ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और मैंने तुमको मार्किंग्स के यहाँ पे बता ही दिया, मार्किंग्स बताया हुआ है। जो टोटल मार्क्स है वो 240 है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ध्यान सुनना। मान लो कि तुम्हारे में मैक्सिमम मार्क्स कितना आ सकता है, सब अगर तुमने सारा क्वेश्चन सही कर दिया है ना, तुमने जो भी 60, अच्छा मैंने यहाँ 15 क्वेश्चन ईच लिखा गया, ठीक है ना, याद है ना, 15 क्वेश्चन ईच है ये, ईच ये नहीं कि 15 को सवाल आता है, टोटल क्वेश्चन 60 आता है, ठीक है ना। तो अगर तुमने पूरा 60 क्वेश्चन सही कर दिया तो तुम्हें मिलेगा 240 मार्क्स। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, 240 मार्क्स मिलेगा अगर तुमने सारा क्वेश्चन सही कर दिया। तो ये तो मैक्सिमम मार्क्स है तुमको मिल सकता है, और मिनिमम मार्क्स तुमने सब गलती कर दिया और तुम्हें मिलेगा -60 मार्क्स। ठीक है ना, तो ये इसका रेंज है, इस रेंज पे डोलेगा। ओहो मन डोले मेरा तन डोले रे, बस समझ गए। तो मिनिमम मार्क्स जो तुम्हें मिल सकता है वो मिल सकता है -60, और जो तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है वो है 240। तो भैया इसके बीच में झूलोगे तुम, समझ गए। अच्छा, अब कौन कौन से कॉलेज है जो इसको एक्सेप्ट करते हैं। इस एग्जाम को तुमने दे दिया, रैंक तुम्हारा अच्छा आ गया, तो कौन कौन सा कॉलेज इसको एक्सेप्ट करेगा, तो दैट इज जो भी आइजर के 7 कॉलेजेस है वो सारे एक्सेप्ट करेंगे। मतलब सर बहरामपुर, भोपाल, आइजर कलकत्ता, आइजर मोहाली, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति, ये सारे जो आइजर के कॉलेजेस हैं ये IIT के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं कि आइए आप हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा IIT मद्रास इसके मार्क्स को एक्सेप्ट करता है। अच्छा ठीक है सर। और ये जो IISc है ना, ये कहाँ पे सर, बेंगलोर वाला, जो बेंगलोर में जो IISc है ये इसके मार्क्स को एक्सेप्ट करता है अपने रिसर्च के प्रोग्राम के लिए। बात समझ गया, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आइजर में तो एक्सेप्ट होगा ही, इसके अलावा IISc बेंगलोर जहाँ पे तुम रिसर्च कर सकते हो वहाँ पे तुम इस मार्क्स को एक्सेप्ट किया जाता है, और IIT मद्रास में भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा सर ठीक है। और कौन कौन से तुम इससे डिग्री ले पाओगे, तो याद रखना बीटेक की डिग्री के लिए चाहते हो तो ये एग्जाम मत देना, बीटेक के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या मिलेगा, जिन्हें तुमको बैचलर इन साइंस और MS, इसका डुअल डिग्री तुमको बहुत ज़्यादा ऑफर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसका डुअल डिग्री, इसका मिलेगा डुअल डिग्री, ठीक है। क्योंकि एकदम तुमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मोटिव क्या है लाइफ में, मोटिव क्या है, पहले लड़की फिर शादी, नहीं इस यहाँ पे मोटिव क्या है, यहाँ पे मोटिव है तुम्हें क्या करना, तुम्हें सब्जेक्ट में, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसका कोर नॉलेज देना, एकदम कोर नॉलेज। बात समझ रहे हो, एकदम इतना तुमको नॉलेज मिलेगा तुमको मज़ा आ जाएगा,
ठीक है, तुम सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो ये इसका मेन मोटिव है। तो तुम्हें मिलेगा BS MS की डुअल डिग्री, या फिर कभी कभी अलग अलग मिलेगा। तो देखो BS MS डुअल डिग्री मिलेगा तुम्हें, ठीक है। 4 ईयर BS इन रिसर्च, जहाँ पे यहाँ पर बैंगलोर में जो IISc है वहाँ पे तुम 4 साल अपने बैचलर इन साइंस में तुम आराम से रिसर्च कर सकते हो। इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, यहाँ भी ये आइजर भोपाल में मिलता है ये वाला डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये डुअल डिग्री हर जगह मिलेगा, ठीक है, हर जगह मतलब आइजर के जितने भी कॉलेज है सब में मिलेगा। डाटा साइंटिस्ट आइजर कोलकाता में, मेडिकल साइंस IIT मद्रास में। हाँ, ये जो IIT जो मद्रास है ना, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोर्स ऑफर होगा, वो है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस आई बात समझ में? तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन लो ढंग से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बात यह है कि मार्क्स वर्सेस रैंक ई का है सर। ये बात ये है कि जो मार्क्स है और जो रैंक है, एक बार देख लो कि कैसा कैसा एक्सपेक्टेड होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये देखो रैंक 1 से 80 के बीच में आया, मतलब कब आएगा वो उतना रैंक? जब तुम 200 उससे अबव लाओगे। टोटल मार्क्स कितना था? टोटल मार्क्स कितना था भाई साहब? टोटल मार्क्स कितना था? 240 था ना। टोटल मार्क्स से कितना हो जाएगा? 240 था। टोटल मार्क्स 240 था। तो 240 मार्क्स में से अगर तुमने 200 प्लस लाया तो एक्सपेक्टेड है ऐसा कि तुम्हारा रैंक इतना आएगा बढ़िया वाला, ठीक है। अगर तुमने 160 से 200 के बीच लाए तो तुम्हारा रैंक ये आ सकता है। फिर देखते जाओ भैया, थोड़ा घटते जाएगा रैंक, बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा रैंक, बढ़ता चला जाएगा, पहाड़ को छू जाएगा। बात समझ गए? तो ये है पूरा आइजर के बारे में, जहाँ पे तुम्हें अच्छा सर का सिलेबस क्या है, ये भी तुम्हारा एक सवाल होता है सर सिलेबस क्या है, वो ध्यान सुनो। पढ़ेंगे क्या, कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है सर, तो ध्यान सुनो। सिलेबस के बारे में तुमको मैं एक बात बता देता हूँ। सिलेबस इज नथिंग बट ओल्ड NCERT एज पर माई ओपिनियन, ठीक है। ओल्ड NCERT ये इसका सिलेबस है। तुम्हारा उठा लो PCMB, कोई राहत नहीं है सर। अब तो एक सवाल आता है बच्चों के मन में कि सर हम मैथ वाले तो बायोलॉजी का पेपर देंगे। हाँ दोगे, क्यों नहीं दोगे? तो क्या होगा, 60 मार्क्स का नहीं आएगा, और क्या होगा, 60 मार्क्स बायो का नहीं आएगा, सिंपल है। तो उससे क्या होगा कि 60 कम आएगा तो तुम इस रैंक में आ जाओगे। तो भाई तो सबको थोड़ी आता है बायोलॉजी और मैथ दोनों, बहुत कम लोग को आता है। जिसको बायो आता है उसको मैथ नहीं, जिसको मैथ आता है उसको बायो नहीं आता है। कोई बात नहीं, कोई चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो क्वेश्चन तुमको सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैथ्स वाले हो तो बायो के भी, बायो हो तो मैथ्स वाले भी अटेम्प्ट करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ओल्ड NCERT सिलेबस है PCMB, यहाँ पे अच्छे से मस्त तरीके से एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ अब सर इंग्लिश एम्पलीट्यूड, हाँ वो सभी होता है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड फॉर लॉजिकल रीजनिंग ये सभी देखना पड़ता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर IAT ना, आइजर एम्पलीट्यूड टेस्ट। अब तुमको नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए मेरे को बता देना, उस पर कंप्लीट डिटेल बना देंगे। याद रखो ये रिसर्च हमारा फ्यूचर है, रिसर्च करना ही पड़ेगा, बिना रिसर्च के हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ बीटेक करके, बीटेक इज़ गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉट गुड, इंजीनियर बनना अपने आप में बड़ी बात है, बट रिसर्चर बच्चे आजकल बन रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो आइज में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं नाइजर पर ला दूंगा, ठीक है, वो भी एक रिसर्च कॉलेज है। तो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं नाइजर पर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो